नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज अच्छी खबर के साथ और बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। उत्तराखंड की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। मुख्यमंत्री धामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलता है 30% क्षैतिज आरक्षण। उत्तराखंड सरकार की नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल एसएलपी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमने महिला आरक्षण को यथावत बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही हमने हाईकोर्ट में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की थी। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर राज्य की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण वाले शासनादेश पर रोक लगा दी थी। अदालत की रोक के बाद प्रदेश सरकार पर क्षैतिज आरक्षण को बनाए रखने के लिए दबाव बन गया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वस्त किया था कि सरकार महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को कायम रखने के लिए कानून बनाएगी और सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इन दोनों विकल्पों पर सहमति बनी और अध्यादेश लाने का फैसला हुआ था। तो ये बड़ी और अच्छी खबर है महिलाओं के लिए। अच्छी खबर, अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% तक का आरक्षण मिलेगा। और जब ये पूरा मामला हाईकोर्ट में चल रहा था तो एक कानूनी पेच फंस रहा था। 2 अनुच्छेद जहां पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, जिसमें ये कहा गया था कि डोमिसाइल के आधार पर ये आरक्षण नहीं मिल सकता और दूसरा ये था कि कोई भी राज्य सरकार महिलाओं को उनके मुताबिक कानून बना सकती है और इसलिए राज्य सरकार ने जोर दिया इसी कानून के आधार पर। और फिर जब हाईकोर्ट में स्टे लगा दिया गया तो आगे ये फैसला बढ़ा सुप्रीम कोर्ट की ओर, ये पूरा मामला बढ़ा सुप्रीम कोर्ट की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्टे लगा दिया है। सुदीप जैन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ विशिष्ट संवाददाता लाइव बने हुए हैं। सुदीप, बड़ी मजबूती के साथ राज्य सरकार महिलाओं के हित के इस फैसले के लिए खड़ी रही, डटी रही। जब हाईकोर्ट से कोई उम्मीद उन्हें नहीं मिली तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर स्टे लगा दिया है। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि जो राज्य सरकार थी वो इस मामले पर जब हाईकोर्ट से स्टे का आदेश आया वो गंभीर थी। सरकार कानूनी दांवपेच के साथ ही विधानसभा में इस विषय पर अध्यादेश भी लेकर आ रही है और माना यह जा रहा है जो अगला विधानसभा सत्र होगा इसमें यह अध्यादेश आ सकता है। राज्य की महिलाओं को राज्य की नौकरी में जो लोक सेवा आयोग के स्तर की नौकरियां होती हैं उसमें 30% का आरक्षण मिले तो आज का दिन सरकार के लिए बड़ा दिन है, बिग डे है। जो हाईकोर्ट से रोक थी भर्तियों में 30% की, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट से स्टे कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त हिमाचल के रास्ते में हैं, वो फ्लाई कर रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि लैंड होने के बाद उनका भी वर्जन इस विषय पर सामने आएगा, क्योंकि राज्य सरकार के अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे थे इसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे थे और प्रतिदिन अपडेट भी लेते थे अफसरों से कि बात कहां तक पहुंची। जबकि विधायी विभाग को और दूसरे विभागों को इस बाबत अध्यादेश तैयार करने के भी मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए थे। सुदीप, इसी के साथ साथ हाईकोर्ट में जो कानूनी पेच फंस रहा था, एक बार दोबारा से जानना चाहेंगे कि वो कानूनी पेच क्या फंस रहा था जिसकी वजह से स्टे लगा दिया गया था। जी देखिए, हाई कोर्ट में कुछ उत्तर प्रदेश के लोगों ने ये रिट दाखिल की थी कि उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग के दायरे में आने वाली नौकरियों में महिलाओं को जो 30% आरक्षण की व्यवस्था है वो गलत है, क्योंकि अन्य राज्यों में ये व्यवस्था नहीं है। जबकि जो आरक्षण का नियम होता है जिसमें जाति के आधार पर और दूसरी चीजों के आधार पर वो फॉलो किया जा रहा है, तो ऐसे में आरक्षण का जो दायरा है वो बढ़ रहा है। इस पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब भी मांगा गया था और हाई कोर्ट ने इस रिट की सुनवाई करते हुए 30% आरक्षण पर रोक लगाई थी। इस फैसले से राज्य सरकार चिंतित हुई और वो फिर सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा। देखिए, अभी ये व्यवस्था चूंक एक आदेशों के आधार पर चल रही है, पर जब सरकार एक्ट बनाएगी, अध्यादेश लाएगी, तब ये कानून की शक्ल ले लेगा और कानून बनाने के लिए सरकार को विधानसभा में आना पड़ता है अपना अध्यादेश लेकर। बिल्कुल, और
जब ये कानून बन जाएगा तो ये वाकई ही महिलाओं के हित के लिए एक बहुत अच्छी खबर रहने वाली है। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे और इसी के साथ साथ अगली महत्वपूर्ण खबर का हम रुख कर लेते हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत सरकार ने राज्य की 1.5 लाख महिलाओं को 2025 तक लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश की समूहों से जुड़ी 3,67,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के शुभारंभ पर राज्य के विभिन्न जनपदों से महिलाएं पहुंची। समूह से जुड़ी उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत राज्य की 1.5 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की कार्य योजना तैयार की गई है और इस योजना के तहत प्रदेश में महिलाओं की इनकम बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। खास बात यह है कि ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से इसके लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई भी जा रही हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि इन महिलाओं की इनकम को लेकर बाकायदा सर्वे भी किया जा रहा है। जहाँ उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे अनेकों कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना पहले से प्रारंभ की जा चुकी हैं। हमने भी निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लखपति दीदी योजना प्रारंभ कर रहे हैं। 2025 तक 1,25,000 बहनों को हम लखपति बनाएंगे और आज लखपति मेला उन्हीं के निमित्त यहाँ पर आयोजित किया गया है और हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हम सभी मातृशक्ति के उत्थान के लिए काम करते हैं। जैसे एक समूह के अंदर 8 या 10 महिलाएं काम करती हैं और जब उसको ये सामान को बेचती है तो उसकी किसी को 5,000 आता है, किसी की रास्ते में 6,000 आता है। हमने ये संकल्प लिया है कि इंडिविजुअल के रूप में 10,000 से अधिक आए ताकि वो अपना कुछ कर सके। स्कूल का हम इनको कच्चा माल देंगे, ग्रोथ सेंटर बनाएंगे जहाँ पर इनके उत्पाद की बिक्री हो और इनको मजबूत करें। मैं आज इस अवसर पर अपनी लखपति दीदी बहनों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और लगातार हम अपनी महिलाओं को सशक्त करने के लिए धामी की सरकार लगातार काम करती है। तो मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना का शुभारंभ किया गया है जिसमें तकरीबन 1.5 लाख महिलाओं को 2025 तक लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर के तमाम सर्वे किए जा रहे हैं, सबकी इनकम का भी सोर्सेज के पता किए जा रहे हैं और उसके बाद उन्हें किस तरह से लखपति बनाया जाए इसको लेकर के प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। इसी के साथ साथ जब यह कार्यक्रम हुआ तो तमाम महिलाएं वहां पर पहुंची जिन्हें सम्मानित किया गया, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया और इसी के साथ साथ लखपति दीदी योजना से 1.5 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। तो ये महिलाओं के लिए एक विशेष कदम उठाया गया है। आप देखिए कि एक और 30% आरक्षण में राज्य सरकार को सफलता मिली है और अब दूसरी ओर बाकी की जो 1.5 लाख महिलाएं हैं जिन्हें आगे सफलता मिलने वाली है, जिनके लिए सर्वे किया जा रहा है और आगे क्या रोड मैप तैयार होगा इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। सुदीप जैन हमारे साथ विशेष संवाददाता बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, 1.5 लाख महिलाएं जो 2025 तक लाभान्वित होंगी जिन्हें लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है, सबसे पहले उनका इनकम ऑफ सोर्स देखा जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है। इसके अलावा और कौन कौन से साधन हो सकते हैं कि जिसके जरिए महिलाओं को लखपति बनाया जाए? जी देखिए, महिलाओं को लखपति बनाने की योजना में किसी का सोर्स ऑफ इनकम नहीं चेक किया जा रहा है और ना ही इस बात का पता लगाया जा रहा है कि क्या तरीके होंगे। दरअसल ग्राम्य विकास विभाग स्वयं सहायता समूहों को प्रमोट करता है जिसमें छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं महिलाओं को, जो 6 महिला, 7 महिला, 8 महिला, 10 महिलाएं एक साथ होकर काम करती हैं, जिसमें धूप बत्ती बनाना, रस्सी बनाना या पहाड़ में जो जाल होते हैं, जो तार होते हैं, उससे सूप डलिया आदि बनाना। तो जब ये 25,000 रुपए का बेसिक लोन मिलता है, जब आप इसे चुका देते हैं तो ये लोन 1 लाख रुपए तक मिल सकता है। इस प्रकार से लोन 10 लाख रुपए तक मिलता है और भारत सरकार और राज्य सरकार इस पर सब्सिडी देती है। तो महिलाएं बहुत सक्षम हो रही हैं इससे। मेरी वहां कई महिलाओं से बातचीत भी हुई कार्यक्रम में। एक महिला ऐसी भी थी जो कहती थी अब मुझे मेरे नाम से जाना जाता है, इससे पहले मुझे मेरे पति के नाम से जाना जाता था। इस स्वयं सहायता समूह में जुड़कर मुझे लाखों रुपए का फायदा हुआ है और मेरे एक बच्चा मेरा विदेश तक पढ़ने गया है। तो राज्य सरकार ये चाहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है
कि गांव की आर्थिकी अर्थशक्ति को मजबूत करना, और इसी के क्रम में स्वयं सहायता समूह जो ग्राम्य विकास विभाग के तहत आते हैं, इसके तहत महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए लोन की व्यवस्था सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी अफसरों को कहा है कि लोन को और अधिक बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक लोगों को कम समय में लोन मिले, ये सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री बैंकर्स समिति की भी बैठक में कह चुके हैं कि अधिक से अधिक लोगों को कम समय में लोन मिले। ये बैंक और बैंकर्स जो एसोसिएशन और बैंक को देखने वाले सरकारी विभाग हैं, वो इस व्यवस्था को समय से सुनिश्चित करें। ठीक है सुदीप, शुक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ इगास के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में गौ पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने देवउठनी एकादशी के इस पावन अवसर पर तुलसी पूजन भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गायें सनातन संस्कृति के साथ ही समस्त मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को सुख, सौभाग्य व समृद्धि प्रदान करने वाली और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माना गया है। मुख्यमंत्री धामी ने इगास की बधाई देते हुए लोक पर्व इगास को उत्साह के साथ मनाने का आह्वान भी किया है। आज इगास है। उत्तराखंड की संस्कृति व विरासत का परिचय कराता है पर्व इगास, और दीपावली के 11 दिन बाद मनाए जाने वाले लोक पर्व इगास बग्वाल आज उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भैलो व पारंपरिक नृत्य के साथ पहाड़ी व्यंजनों की खुशबू गांव ही नहीं शहर तक महक रही है, और इस मौके पर पहाड़ से लेकर मैदान तक अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। उत्तराखंड सरकार ने इगास पर्व पर अवकाश भी घोषित किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इगास की बधाई दी है। हरिद्वार जिले के खानपुर विधायक उमेश कुमार ने अपने कैंप कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार रहे केएस पवार के परिजनों से संबंधित सोशल म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी में 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमेश कुमार ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपे जाने का विरोध करते हुए कहा कि ईओडब्ल्यू सरकार के अधीन है, ऐसे में जांच का निष्पक्ष होना संभव नहीं है, इसलिए इस मामले की जांच ईडी या सीबीआई से कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो वो हाईकोर्ट की शरण लेंगे। ये मामला तो मेरे खुद की जांच पड़ताल करके दस्तावेज जुटाकर 1 साल मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, मेहनत की, तब ये इकट्ठा किया, और ये मामला मेरे नियंत्रण का मामला है, मैं जानता हूँ। और अगर इसमें मुझे माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी होगी, क्योंकि हमारे पास दस्तावेज इतने हैं कि हम देखिए, नकल मामले में आप किसी को शक के आधार पर लाभ दे सकते हैं, लेकिन ये दस्तावेज का मामला है, हर चीज़ रिकॉर्ड पर है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, बैंकों में पैसा है, लोग हैं, सब कुछ है। तो हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेंगे अगर ये लोग इसको नहीं रिजॉल्व करेंगे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी क्या है, हर बार अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। कभी तो वो कोविड को कहते हैं कि वो भी एक प्राणी है, उसे भी जीने का अधिकार है। ऐसे ही वो कहते हैं कि साहब 2010 में तो पवार ने उससे इस्तीफा दे दिया था, वो उसमें निदेशक ही नहीं है, उनकी पत्नी है। मतलब किसी की पत्नी है और जो खुद हाउसवाइफ हैं, उनकी कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उनकी कंपनी में पैसा जमा हो रहा है, और आप अपने केएस पवार को आज भी बचाना चाहते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सारे ओएसडीज और सलाहकार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये मामला तो अल्मोड़ा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, और बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। बैठक में आगामी चुनाव और बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत जिले के पूर्व सांसद प्रत्याशी विधायक, पूर्व विधायक, पीसीसी सदस्य और प्रदेश प्रभारी, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता शामिल रहे। बैठक में संगठन की मजबूती पर विचार विमर्श किया गया, साथ ही आगामी चुनाव और बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए संगठन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं पीसीसी चीफ करण महारा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा पर विचार मंथन करने के लिए अल्मोड़ा में महत्वपूर्ण बैठक
आयोजित की जा रही है, जिससे कुमाऊं भर से तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। माननीय राहुल गांधी जी उत्तराखंड तो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि ये एक लंबा रास्ता है और जो तय हुआ था उसके अनुसार उनका रूट रहेगा, लेकिन हमारा और सबका फर्ज बनता है कि हम माननीय राहुल गांधी जी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और जो संदेश इस यात्रा के द्वारा देना चाहते हैं उस संदेश को लेकर अपने पूरे प्रदेश में यात्राओं का आयोजन करें। उसी संदर्भ में आज हमने अपने संगठन की कार्यकारिणी की, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की यहाँ पर मीटिंग बुलाई है। उसी संबंध में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे किस तरीके से हम उसको सफल बना सकते हैं, कहाँ से कहाँ हमें आयोजित करनी चाहिए और किस तरीके से क्या स्वरूप लेकर इस भारत जोड़ो यात्रा के मैसेज को हम एक आम जनता तक किस तरीके से पहुँचाएं, उसी बारे में आज की ये मीटिंग। छुट्टी द्वारा कुमाऊं मंडल के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, ब्लॉक इकाइयों के, नगर इकाइयों के और जो हमारे विभिन्न प्रकोष्ठ हैं, सभी की एक बैठक यहाँ पर आयोजित की है, आहूत की गई है। और निश्चित रूप से जो आगामी चुनाव भी हैं, किस तरह संगठन को मजबूत किया जाए और किस तरह से बूथ लेवल तक कांग्रेस संगठित हो और क्या आगे में भविष्य की हमारी रूपरेखा है, क्या रणनीति है, क्या कार्यक्रम हम तय करने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो आदरणीय राहुल गांधी जी का एक पूरे देश भर में संदेश देना चाहते हैं, भाईचारे को मजबूत करने के लिए, कौमी एकता को मजबूत करने के लिए और धर्म और मजहब की जो राजनीति है, देश को बांटने की जो कोशिश की जा रही है, उसको लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस ने हमेशा महत्वपूर्ण अनुवांशिक संगठनों की बैठक का है, जिसमें पीसीसी मेंबर्स की हम एक बैठक देहरादून ले चुके थे, लेकिन कुछ ये मानना था कि कुमाऊं में भी ये बैठक होनी चाहिए। तो आज ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और पीसीसी के मेंबर्स की ये बैठक है और मुख्य इसमें जो एजेंडा है वो जो भारत जोड़ो यात्रा का अभियान उत्तराखंड में शुरू होना है, उसको लेकर विचार मंथन है, ताकि हम जो बाणा से शुरू हो रहा है उसको कैसे करेंगे। ब्लॉक लेवल पर भी ये यात्रा हमारी होनी है जो हमारे न्याय पंचायत स्तर तक जाएगी, तो उसी के लिए विचार विमर्श के लिए हम आए हैं और आगे की रूपरेखा पार्टी की क्या रहेगी कि आने वाले सन्निकट अभी हमारे चुनाव भी हैं, पंचायत इसके नगर पालिकाओं के और उसके बाद एमपी के चुनाव भी हैं, तो उसके लिए भी हमने अपने ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों से, क्योंकि कुछ लोग इस समय पद छोड़ेंगे भी, जो 5 साल से ज़्यादा के उनको पद छोड़ना है, नए लोगों को उनकी जगह लेनी है, उसी तरीके से ब्लॉक में है, तो हम सबके विचार भी लेना चाह रहे हैं और सुझाव भी ले रहे हैं। और जो राहुल गांधी की यात्रा में जिन लोगों ने 3 दिन के लिए सम्मिलित होना है, वो नाम भी सुझाए जाने हैं, तो वो हम ब्लॉक अध्यक्षों से 2-2 नाम हमने मांगे हैं, ताकि हमारे प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व। देहरादून के राजपुर रोड पर बाइक और कार की भिड़ंत हो गई। घटना में बाइक सवार पति पत्नी घायल हो गए। इस दौरान घटनास्थल से गुजर रहा पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का काफिला रुका और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घायल दंपत्ति का हालचाल जाना। त्रिवेंद्र ने घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाया और अस्पताल में भर्ती कराया। त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ इगास पर्व पर ऋषिअर्पणा नदी के उद्गम स्थल मसूरी के निकट पर पूजा करने के लिए जा रहे थे। बाइक वाला उधर से आ रहा था, ये इधर से जा रही थी कार, बाइक वाली गलती। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी की पत्नी की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रथम दृष्टया हत्या और लूट की आशंका जताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि उधम सिंह नगर के बन्ना खेड़ा पुलिस चौकी में तैनात सिपाही शंकर बिष्ट का मुखानी के कालिका कॉलोनी में मकान है। दोपहर बाद जब उनके बच्चे स्कूल से आए तो घर के अंदर खून पड़ा हुआ था। खून देख बच्चे चीखने और चिल्लाने लगे। चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और कमरे को खोलकर देखा तो कांस्टेबल शंकर बिष्ट की पत्नी ममता बिष्ट खून से लथपथ पड़ी हुई थी। सिर पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। बताया यह भी जा रहा है कि अलमारी में रखे अन्य सामान भी गायब है। ये कालिका कॉलोनी है जहाँ पे शंकर बिष्ट और उनका परिवार रहता था। ये
कोतवाली बाजपुर में तैनात हैं। इनकी पत्नी और 2 बच्चे यहाँ पे अकेले रहते थे। आज दिन में इनकी पत्नी जब यहाँ अकेली थी तो संभवतः कोई बाहर से अनजान व्यक्ति आया है और उसके बाद इस घटना को कारित किया है। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला लग रहा है। इसमें पुलिस के द्वारा कई टीमें गठित कर ली गई हैं। कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया है। फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम अभी मौके पे अपना काम कर रही है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ये तालिका एक कॉलोनी काशीपुर में ट्रक मालिक ने 2 लोगों के साथ मिलकर आईजीएल कंपनी से कानपुर के लिए लादा गया 35 ड्रम केमिकल गायब कर दिया। आईटीआई थाना पुलिस ने ट्रक मालिक और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 26 ड्रम बरामद कर लिए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने 9 ड्रम केमिकल बेचे जाने की बात कबूली है। पकड़े गए तीनों आरोपियों का धारा 406 के तहत चालान किया गया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ट्रक भी सीज कर दिया है। एक ये शिव शंकर शर्मा है, इनके द्वारा थाने पे आकर एक तहरीर दी गई थी कि इनका यूजुअली आईजीएल से कुछ ये लोग अपना क्लियरेंट लेते हैं, केमिकल लेते हैं, उसको ये जाता है इनका माल काशीपुर से कानपुर, और इसके लिए इन्होंने फरमान जो कि संभल का रहने वाला है इसको सामान दिया था। पूरी जानकारी फरमान को थी, इसमें कितना माल है, क्या करना है। परंतु ये माल प्रॉपर कानपुर पहुंचने से पहले ही बीच से ये फरमान और इसके साथ के 2 व्यक्ति मोहम्मद अहमद और अकील अहमद जो कि टांडा रामपुर के रहने वाले हैं, इनके द्वारा ये माल बीच में ही गायब कर दिया गया। तो इसमें इनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इसमें हमने सभी लोगों की लोकेशंस वगैरह निकाली और तुरंत इसमें हमारी टीम को रवाना किया और इसमें ये फाइनली इसमें हमें 35 जो भी माल गया था, 35 जो ये ड्रम गए थे, इसमें से 26 ड्रम हमें बरामद हुए हैं माल सहित। कुल मिला के 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी है और इनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के भरदार क्षेत्र के दरमौला गांव में हर साल एकादशी पर्व से पांडव नृत्य की शुरुआत होती है और इसी कड़ी में एकादशी की पूर्व संध्या यानी गुरुवार को देर शाम ग्रामीण ढोल नगाड़ों के साथ देव निशान रात्रि जागरण के लिए अलकनंदा मंदाकिनी संगम स्थली पर पहुंचे और एकादशी पर्व पर देव निशान एवं ग्रामीण अपने गंतव्य को रवाना हुए। सदियों से चली आ रही इस अनूठी परंपरा को बरकरार रखने में ग्रामीण आज भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मान्यता ये है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने 5 महीनों की निद्रा से जागकर तुलसी के साथ विवाह संपन्न हुआ था। ये दिन देव निशान के गंगा स्नान के लिए शुभ माना गया है। बताया गया है कि यदि इस दिन देव निशानों को गंगा स्नान के लिए नहीं लाया गया तो गांव में कुछ न कुछ अनहोनी अवश्य होती है और इसलिए ग्रामीण इस दिन को कभी नहीं भूलते। पांडव काल का स्कंद पुराण के केदार खंड में इसका पूरा वर्णन मिलता है। उत्तराखंड की लोक मान्यता और लोक परंपरा के संदर्भ में वर्षों पूर्व जब हमारे कुल पुरोहित डिमरी लोग चमोली जनपद के निम्मर गांव से पीली गांव में आए थे तो वहां पर उनके भगवान आराध्य बद्री विशाल नरसिंह रूप में थे। वो भी उनके साथ यहाँ पदार्पित हुए और तब से आज तक भगवान बद्री विशाल की हमारे अन्य देवी देवताओं के साथ पूजा की जा रही है। और तदुपरांत जो इकास बगवाल आज है इसकी पूर्व संध्या एकादशी दिवाली की पूर्व संध्या पर भगवान बद्री विशाल के अन्य देवी देवताओं के अस्त्र पांडवों के अस्त्र शस्त्रों एवं निशानों को पवित्र अलकनंदा और मंदाकिनी के पावन तट पर स्नान के लिए लाया जाता है। और आज प्रातः इकास बगवाल के दिन देव एकादशी के दिन दिवाली के दिन हमारे कुल पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान का शकलीकरण किया जाता है। अनवरत परंपरा हरिबोधिनी एकादशी के दिन नित्य प्रतिवर्ष गंगा के तट पर जहां पर भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ का संगम का तट है यानी कि अलकनंदा और मंदाकिनी का, यहां पर आकर के दशमी के दिन रात्रि सायंकाल के समय और गांव से नीचे लेकर के आते हैं सारे भगवान के निशानों को और हरिबोधिनी एकादशी के दिन यहाँ पर उनका स्वच्छीकरण करके सकलीकरण करके निर्मलीकरण करके और पुनः उनके ऊपर जागृति और प्रतिष्ठापन करके हवन इत्यादि पूजन करके फिर अपने देव निशानों के साथ और फिर पांडव नृत्य के लिए और गाँव की तरफ प्रस्थान करते हैं। हमारे पूर्वजों की एक धरोहर है जो कि हम कई पीढ़ियों से इसको बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। ये हमारे यहाँ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।